सभी को गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना था वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो कल हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था हमने? कल हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हमें पढ़ना है कौन सा? दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, याद होगा आप सभी को, हमने कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता है कैसी होती है? क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती। इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला जो हमने पहला पढ़ा था वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, इसके न्यूमेरिकल्स भी करा चुकी हूँ। ठीक है, जो दूसरा है हमारा वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये आज हमें पढ़ना है। इसके बाद तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और चौथी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, वो थी आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिन्हें कि आपने डिटेल में पढ़ना है। तो ये वाली हम पढ़ चुके हैं, इसके सारे न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा वाला है, इसको आज पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और ये देखो एक बात ये मैंने इसलिए लिखी है आपको आज, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, इसमें आपने मोलैलिटी याद आ रहा होगा ना? मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है उसे हमने पुट किया था निकालने के लिए। बिल्कुल सेम ही हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी मोलैलिटी वाला इसमें क्या करना है? पुट करना है। क्योंकि ये दोनों जो आपकी प्रॉपर्टी थी, एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें किसी भी टाइप के सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कि आप सोचो कि हम सॉल्यूशन बनाए तभी हम एलिवेशन बता पाएंगे। हमने सॉल्यूशन नहीं बनाया, फिर भी हम क्या कर सकते हैं? हम उसका बता सकते हैं क्या एलिवेशन कितना हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में किसी सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करने पर। बात समझ में आ रहा है ना? मोलैलिटी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर सॉल्यूशन बनाना पड़ा होगा। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें जरूरत नहीं होती है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का हम क्या करें? एक्सपेरिमेंटली सॉल्यूशन बनाएं। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, वहां पर भी हमें जरूरत नहीं होती है कि हम क्या करें? जो सॉल्यूशन बनाए एक्सपेरिमेंटली। लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने आज ये चारों प्रॉपर्टी फिर से लिखी है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, वहां पर मोलैरिटी ना होके क्या आएगा? मोलैरिटी। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करती है? क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 2011 में। ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलैरिटी पर डिपेंड करती है? तो वो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलैरिटी पर डिपेंड करती है? वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वर्ड आपको कहां से रिलेट कर रहा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से। किससे? ऑस्मोसिस से। और ऑस्मोसिस में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होना? ट्रांसफर होना। क्लास 9th में डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर याद है वेरी गुड, नहीं याद है तो जब ये टॉपिक कराऊंगी तो आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर आपका रिलेट करता है ऑस्मोसिस से, और ऑस्मोसिस जो प्रॉपर्टी है उसमें सॉल्यूशन का बनना जरूरी है। ठीक है, जब तक किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन नहीं बनेगा तब तक उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आप नहीं निकाल सकते। तो क्या हुआ? सॉल्यूशन वाली बात आ गई, तो सॉल्यूशन जिसमें बनता है वो क्या होती है? आपकी मोलैरिटी। तो इतना ध्यान रखिएगा, इसमें मोलैलिटी यूज होगी, इसमें मोलैलिटी यूज होगी, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें क्या यूज होगी? मोलैरिटी, कैपिटल एम, मोल पर लीटर, और इसमें आपका मोल पर केजी वाला। ठीक है, क्योंकि विदाउट सॉल्यूशन हम ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए आते हैं। अच्छा,
वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? और किसी को भी क्या कोई वॉइस में प्रॉब्लम है? हाँ भाई, तो टॉपिक स्टार्ट करें। चलिए, शायद हो सकता है मैं जल्दी जल्दी बोल रही थी। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्या? डिप्रेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अपनी। अच्छा, चलिए ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, याद है सभी को? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में था कि जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे हाँ, हमारे पास प्योर वाटर है और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम उसमें सॉल्ट, यूरिया या ग्लूकोज मिला दें तो अब जो सॉल्यूशन बना वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल ना होके आपका इससे अबव टेम्परेचर 104, 105 या इससे भी ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा? बॉयल होगा। बात समझ गए? तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करने पर बॉइलिंग टेम्परेचर का क्या हो जाना? इंक्रीज हो जाना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल खुले दिमाग से इस बात को समझिएगा, क्योंकि बच्चे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ाते हो ना तो उसे क्या समझ लेते हैं? उसे समझ लेते हैं एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है मैडम। ये तो एलिवेशन नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। होता क्या है देखिए, आपका जो प्योर वाटर है, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर है तो प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या हो गया? आपका फ्रीज हो गया। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्योर वाटर फ्रीज हो गया। अब देखिए हमने क्या किया? जो वाटर था, वाटर में हमने मिक्स कर दिया यहां पर यूरिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा? अब प्योर वाटर तो नहीं रहा, अब ये बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को हमने फ्रीज करना स्टार्ट किया तो ये सॉल्यूशन 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगा, ये हुआ जाके -4 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज। ठीक है, तो क्या हुआ? जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अब ये मत कहना ये तो बढ़ गया मैडम, 0 से ज्यादा हो गया। ज्यादा का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से बढ़ गया, लेकिन ये तो माइनस में पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है? डिप्रेस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? जैसे कि इधर समझिए, यहां पर आपका ये -2, ठीक है, एक मिनट, -10, यहाँ पर -8, ये टेम्परेचर में लिख रही हूँ डिग्री सेल्सियस में, केवल समझा रही हूँ इस वाले पॉइंट को कि ये डिप्रेशन कैसे है। ठीक है, -6, -4, -2, 0। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 6। अब देखिए जो आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर इस टेम्परेचर पर जाके, इस टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री पर जाके जो प्योर वाटर है वो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? हम टेम्परेचर को लगातार क्या कर रहे हैं? कम करते जा रहे हैं। पहले टेम्परेचर 6 रखा, फिर 4 रखा, फिर 2 रखा, और फिर हमने क्या कर दिया? 0। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस किया, प्योर वाटर क्या हो गया? फ्रीज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमने सॉल्यूशन को 0 डिग्री सेल्सियस दिया, फिर भी वो फ्रीज नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही हमने 1 डिग्री सेल्सियस दिया तब भी वो फ्रीज नहीं हुआ। हमने उसे -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो जाके वो क्या हो गया? क्या हो गया? वो फ्रीज हो गया। तो यहाँ पर आप क्या समझे? ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका कैसा हो रहा है? नेगेटिव में जा रहा है, मीन्स टेम्परेचर आपका कैसा हो रहा है? डिप्रेस हो रहा है। तो जब भी किसी सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स हो तो उसमें उसको जब हम फ्रीज करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा होता है? डिप्रेस होता जाता है, मीन्स कम होता जाता है। वो जल्दी फ्रीज नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? वो जल्दी फ्रीज नहीं होगा। जैसे आप प्योर वाटर फ्रीजर में रख दे तो वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने क्या किया? आइसक्रीम जमाने के लिए मिल्क रख दिया या फिर पानी में ही चीनी या नमक डाल के आपने रख दिया तो वो इजिली फ्रीज नहीं होगा।
बात समझ रहे हो ना, क्योंकि उसे फ्रीज होने के लिए आपका लोअर टेम्परेचर चाहिए और कम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, इसका एक जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा, जो वो आती ना मटका कुल्फी। मटका कुल्फी शायद सभी ने खाई होगी। ठीक है, मटके में कुल्फी रख के वो बेचते हैं। तो आपका क्या करते हैं कि उसमें उसमें वो कुल्फी कुल्फी सी रखी होती है ना, तो उस कुल्फी की बर्फ के अंदर क्या डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट डालने पर जो बर्फ है ना वो जल्दी इजिली पिघलती नहीं है, मेल्ट नहीं होती। आप कभी मटका कुल्फी खाओ ना, तो शुरुआत में जैसे ही आप उसे मुंह में रखेंगे ना, हल्का सा सॉल्टी उसका टेस्ट आता है। ठीक है, इसीलिए सॉल्टी टेस्ट आता है, क्योंकि उस लंबे टाइम तक जो कुल्फी है ना, उसको मेल्ट होने से रोकने के लिए उसमें क्या मिक्स कर दिया जाता है, थोड़ा सा नमक मिक्स कर दिया जाता है। या तो बाहर वाली बर्फ में नमक डाल के रख देते कि कुल्फी आपकी क्या ना हो, मेल्ट ना हो, वरना उसमें जिसमें कुल्फी बनाई जा रही है ना, जिस भी पाउडर से, उसमें भी हल्का सा नमक ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि वो लंबे टाइम तक चलती है, जल्दी वो मेल्ट नहीं होती। ठीक है, मीन्स क्या है, जमेगी भी देर से और मेल्ट भी देर से होगी। तो मटका कुल्फी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, तो अब इसे थोड़ा सा, ये बात समझ में आ गई ना आपको, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा होता है आपका, कैसा होता है, इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन ज्यादा होता है। ठीक है, और इसका कैसा होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड होता है, कम होता है। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या था, when vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of atmospheric pressure। ठीक है, when vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure, that temperature is called boiling temperature। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये मत बता देना कि एक ऐसा टेम्परेचर इस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, होता क्या है आपका, व्हेन, यहां लिखते हैं द टेम्परेचर in which vapor pressure of solution, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा होगा यहाँ पर, लिक्विड स्टेट में होगा। द टेम्परेचर, कॉमा लगा है, इन विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड is called फ्रीजिंग टेम्परेचर या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब सॉलिड के, क्योंकि अब उसे सॉलिड में कन्वर्ट होना है, तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कोई ना, सो जा, हाँ भाई, जिसको नींद आ रही है वो सो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो जागेगा वो पावेगा, जो सोएगा तो खोवेगा। ठीक है, आपको पता होगा एग्जाम जो होते हैं ना बोर्ड के, वो भी 10:30 से और आपके स्टार्ट होते हैं, तो ये भी बिल्कुल आप कह सकते हैं ना भरी दोपहरिया में होते हैं, भरी दोपहरी में होते हैं। अगर वो 3 घंटे आप सो गए तो क्या होगा, है ना। तो कृपया करके ध्यान रखिए, अभी वैसे कोई नींद वींद का टाइम नहीं है, जब आप पढ़ाई में मन लगाओ तो कहीं नींद नहीं आती। अगर नींद आ रही है तो बर्फ के पानी से, क्यों पढ़ा रही हूं मैं ये इतना, ठीक है, बर्फ के पानी से मुंह धो लो। ठीक है, चलिए आइए, और ध्यान रखना एक बात बहुत अच्छे से, जागोगे तो पाओगे और सोओगे ना तो वास्तव में खो जाओगे। ठीक, चलिए आइए, इनफैक्ट अगर नहीं पढ़ना होता है ना तो नींद सुबह भी आ जाएगी, क्योंकि सुबह बहुत मीठी नींद आती है। तो ये तो रहने दीजिए कि नींद आ रही है या फिर जो कुछ भी आ रही है। ठीक है, कभी कभी बच्चों को कुछ और भी चीज आ जाती है, तो वो सब समेट के अपना रखा करो एक तरफ, और इस समय केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कौन हो गया, लाइए रिज्वाइन कर लो। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है ना, मैं तो सब कुंभकर्ण के भाई बहनों को पढ़ा रही हूँ इधर, है ना, सबको नींद आती है ना, और पता चला मुझे नींद आ गई तो
तुम चिल्लाओगे उसमें से मैडम पढ़ाओ सो मत, है ना। तो कभी कभी क्या मैडम नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो ऐसा लगता है कुंभकर्ण के भाई बंधु पढ़ रहे हैं मुझसे सारे, है ना। आ जाइए, तो आप फ्रीजिंग पॉइंट समझ गए। अब देखिए इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। आप ग्राफ बनाएं। यहां पर आपको मैंने क्या बताया, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। तो ये है अपना, इस साइड में हम रखते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका ऐसा वेपर प्रेशर है जहां पर क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाता है। वो कितना भी हो सकता है आपका, वो डिपेंड करता है किस पर, आपके सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो इधर वेपर प्रेशर और इस साइड में हमने क्या रख लिया, टेम्परेचर, ठीक है। अब जरा समझिएगा, इसका ग्राफ कुछ उल्टा टाइप का बनता है। देखिए हमने यहां से स्टार्ट किया, केवल ये सिर्फ समझा रही हूं क्योंकि हम केल्विन में लेते हैं। आइए जल्दी से आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर केवल हम इसे समझा रहे हैं, मैं डिग्री सेल्सियस में वाटर के बेस पर समझा रही हूँ, जैसे पहले समझाया था बिल्कुल वैसे ही समझा रही हूँ। तो समझिएगा, यहाँ पर हमने रखा, मान लीजिए -10, यहाँ पर -8, -6, -4, ठीक है, -2 और 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, ठीक। तो देखिए जो आपका, केवल ये समझाने के लिए है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्योर वाटर, प्योर वाटर, यार उलझ गई, प्योर वाटर किस जगह पर आके आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर जाके क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होने का मतलब है कि उसने इस यहाँ के इस वाले वेपर प्रेशर को 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर लिया, आपका ऑब्टेन कर लिया। तो यहाँ पर जो ये आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। मीन्स आपने जब उसे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तब वो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, जब आपने उसे 1 दिया तो वेपर प्रेशर इतना था, जब आपने उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आए तो उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया किसके, सॉलिड के वेपर प्रेशर के, ठीक है। तो ये इस टाइप से ऐसे करके आपका ग्राफ बना। अब देखिए ये तो हो गया किसका, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। अब बात करनी है हमें किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो है, सॉल्यूशन कितने पे जाके, मान लेते हैं आपको पता है ना डिप्रेस हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट -4 पर जाके, -4 डिग्री सेल्सियस पर जाके, और वो अटेन करता है कौन सा, ये वेपर प्रेशर सॉलिड का। तो इसकी जो लाइन है, इसकी लाइन कुछ ऐसी खींचेगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से, ये किसकी है, सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की लाइन, ठीक है। चलो, तो अब देखो इधर, इधर आओ, ये किसकी थी, प्योर सॉल्वेंट की। प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, हमेशा प्योर होता है तो उसे हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट है तो क्या हो गया, TF। और ये किसका है, सॉल्यूशन का है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, TF, ठीक है। प्योर का T0F और सॉल्यूशन का, ये ग्रीन लाइन दिख रही, सॉल्यूशन का ये क्या है, TF। और इनके बीच के डिफरेंस को, ठीक है, इनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा TF, ठीक। तो यहां पर डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो गया, T0F माइनस TF, ठीक है। ध्यान रखना ये आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे उल्टा है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट में आपका यहां पर आ रहा था TB और इसमें क्या आ रहा है, T0F, चलिए ठीक है, क्या आ रहा है, T0F। अब ये जो है, अभी पहले ही बता चुकी हूं, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में जो ये इतना डिप्रेशन हुआ, 0 से -4 पर जाके ये डिप्रेस हुआ है, ये किसके कारण हुआ है, उसमें प्रेजेंट नॉन वॉलेटाइल, किसी भी सॉल्वेंट में प्रेजेंट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स के कारण, किसके कारण, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स के कारण, ठीक। तो डेल्टा टीएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीएफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो क्या आएगा, यहां पर कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है, KFM, ठीक है। M क्या है अपनी, M इज इक्वल टू मोलैलिटी, और WB इंटू
1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही होता है। आ जाइए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम की जगह पर ये पूरा रख दो, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, चलो अब देखिए, ये तो आ गया अपनी इतनी कहानी। अब इसमें ये के एफ है, ठीक है, जैसे वो के बी था, याद है इससे पहले जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, उसमें क्या आ रहा था, के बी आ रहा था। और के बी का मतलब क्या था आपका, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, याद आ रहा है ना, के बी को हम क्या कहते हैं, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। वैसे ही के एफ, इधर क्या आ रहा है के एफ, तो के एफ को हम क्या बोलते हैं आपका, यहाँ पर एक तो है, इसे दो नाम है, मोलर डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और ठीक है, और दूसरा नाम क्या है इसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे वो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट था किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, बिल्कुल वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के एफ से। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही कहानी है, कुछ इसमें नया नहीं है, नया है तो वो ये है। ठीक है, ध्यान रखना, उसमें क्या था, लिख दूं यहां पर, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आपका यहां पर टीबी माइनस टी नॉट बी, ऐसा था। ठीक है, ऐसा था, याद होगा आप लोगों को, था ना ऐसा। तो ये टीबी का है, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसे खैर मैं रफ कर दूं, ये तो आप पढ़ चुके हैं, केवल आपको कंपैरिजन करना सिखाना था। तो ये हो गई अपनी क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और साथ के साथ इसका ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से निकलेंगे अब न्यूमेरिकल्स। हाँ भाई, क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर न्यूमेरिकल करें, ठीक है। और कॉपी पेन लेके आना। हर्ष कहाँ है, कॉपी उठा बेटा, और पेन पेंसिल पेन जो भी है वो चलने वाला लेके आना। तुम बहुत चतुर हो, बिना चलने वाले पेन पेंसिल कॉपी उठा लेते हो। ये एक बार बेटा, ये एक बार आपका पूरा ये डेरिवेट करने के लिए भी आया है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो इसको तो आप कर सकते हैं इजिली, कुछ है नहीं इसमें खास। अब आते हैं इनके न्यूमेरिकल पर। कराऊं न्यूमेरिकल, हाँ ना तो बताओ, कराऊं कि ना कराऊं। कराऊं न्यूमेरिकल्स, सो मत सबके सब हाँ ना कुछ तो लिखो, पता चला लुढ़के पड़े हो बिस्तर पर, मैं यहाँ खड़े होके पढ़ा रही हूँ आराम से, है ना, सो रहे होंगे। चलो, प्रशिष्टि जाग रही है बस, और यश जाग रहा है, और कौन सा जाग रहा है, हाँ चलो, जोश में ही होना चाहिए, बस जोश में होश मत खो बैठना। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन है 1.0 ग्राम। क्वेश्चन लिखने के बाद देख रही हूँ कितने लोगों ने यस लिखा हुआ है, वरना अभी देखो जगाती हूँ सबको। ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, solute, non-electrolyte solute dissolve in 50 gram of benzene, 50 gram of benzene. Lower the freezing point, of benzene by 0.40 Kelvin. Full stop, फिर है continue. The freezing point
the freezing point depression, the freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg mole inverse. Find the molecular mass of solute. Find the molecular mass of solute. हाँ भाई आइए। हाँ नहीं कराएंगे, आप मना कर दोगे तो नहीं कराएंगे। देखो क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे हैं। चलो गौरव जग रहा है, माही जग रही है, श्वेता जग रही है, और सब क्या कर रहे हैं? जाग जाओ वरना यहीं से पानी फेंक के मारूंगी। देखिए क्वेश्चन है, चलो गिवन देखते हैं। क्वेश्चन है 1.0 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। पहले ही क्या रखा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मींस इसमें आई की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, कितने ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व है? 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मींस WB कितना गिवन है? 1 ग्राम। ठीक है, उसके बाद डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो WA बेंजीन में डिसॉल्व है तो बेंजीन कितना है? 50 ग्राम। चलो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। ठीक है, तो ये बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे कितना कम कर देता है? 0.40 केल्विन कम कर देता है। यानी कि ये क्या है? डेल्टा TF कितना है? 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है? KF कितना है? 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको MB। ये तो क्वेश्चन बेटा बिल्कुल उतारते चले गए, गिवन। आ जाइए सॉल्व करें इसे बेटा। तो सबसे पहले आप जानते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। MB फाइंड करना है, MB को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाय WA। हो गया। अब रखते हैं यहाँ पर लाइन खींचते हैं और ये सारी जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में रख देते हैं। पुट कर दे वैल्यू। MB इज इक्वल टू KF कितना दे रखा है? 5.12 इंटू WB कितना है? 1 इंटू 1000। ठीक है, समझ रहे हैं ना इतना? अपॉन डेल्टा TF कितना दे रखा है? 0.40 इंटू आपका WA कितना दे रखा है? 50। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे जल्दी से कट करिए। 20 फटाफट से मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा के MB की वैल्यू हमें बताइए। ठीक है, अरे वाह शेर, वाह शेर। अरे शेर नहीं, शेरनियों ने भी आंसर सही बताए। बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। सभी शेर शेरनियों ने आंसर बिल्कुल सही बताए हैं। आंसर है कितना? 256 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल सही है। 256 ग्राम आ गया आपका MB। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। गौरव, मानवी, हर्ष, प्रशस्ति, श्वेता, यश और चिराग। ठीक है, यानी कि बच्चे जग रहे। छवि कहाँ गई? छवि। ठीक है, जाग जाओ हीरो हीरोइन हो गया। बस इतना सा था, कुछ भी नहीं था। मैंने फिर से कहा क्वेश्चन समझ लीजिए, वैल्यू रखनी भर होती है और कुछ नहीं करना होता है। हो गया इतना? बहुत अच्छा। शेर और शेरनियों को सोने दूं है? वेरी गुड। बताऊं अभी?
हाँ भाई, क्वेश्चन हो गया। हाँ, मुझे क्वेश्चन पूछने हैं आज। मंडे को इसके खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। कल की आपकी छुट्टी है, मंडे को इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। और इसके आई वाले मीन्स वांट ऑफ फैक्टर वाले भी केएफ से न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो आई थिंक इजी है, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले बताइए, यूनिट बताइए मोल फ्रैक्शन की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? नो यूनिट। अच्छा, अच्छा, बहुत होशियार हो गए हो तुम तो, है। कोई यूनिट ही नहीं होती मोल फ्रैक्शन की। गुड। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक रेशियो होता है और उसकी कोई यूनिट नहीं होती। वास्तव में तुम होशियार हो गए, मजाक नहीं बना रहे थे हम तुम्हारा। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन पर आइए और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो क्या है, कोल्ड कंट्रीज है, ठीक है। कोल्ड कंट्रीज हैं, उनमें रोड सॉल्टिंग क्यों की जाती है? ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैं खैर बता चुकी हूँ, उसी से रिलेट करता हुआ है। कोल्ड कंट्रीज में जैसे ही बर्फ पड़ने वाली होती है, सड़कों पे जाके नमक छिड़क आते हैं। क्यों? यहाँ पर केमिस्ट्री का कौन सा रूल लगता है? 2560। 256 ही आ रहा है बेटा आंसर। हेनरी लॉ, कौन है हेनरी लॉ वाला? अरे नहीं, अरे नहीं, ऐसा मत करो बेटा। ठीक है, रोड पर नमक क्यों छिड़काते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, रोड पर जाके क्या छिड़काए? नमक छिड़काए। तो अब आइस जल्दी नहीं जमेगी, समझ गए ना? अभी जस्ट यही तो पढ़ा पढ़ा के आ रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ सो गए, है ना? तो जब सॉल्टिंग कर दी जाती है, इसे हम बोलते हैं सॉल्टिंग ऑन रोड। जो कोल्ड कंट्रीज हैं उनपे सड़क पर, ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने बोला है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। कोल्ड कंट्रीज में रोड पर सॉल्टिंग क्यों की जाती है? क्योंकि जल्दी आइस ना जमे, ठीक है, जल्दी बर्फ ना जमे। क्योंकि नमक छिड़क देने से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा हो जाता है? डिप्रेस्ड हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए जरा। थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बताइएगा जरा। किसका? फॉर्मूला बताइएगा मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला, हाँ चलो, मोलैरिटी का फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं? यस, ठीक है। अच्छा, देख लिया। चलो भाई, इसमें क्या जीरो भी आ रहा है क्या? देख लीजिएगा। एक मिनट, जल्दी से बताइए। क्या बोल रहे हैं? 10 नहीं है बेटा, 1.0 है। 1.0 है, 1 है। ठीक है, 1.0 है, यस। बिल्कुल सही है। ठीक है, सही, प्रशस्ति, गौरव, सही आंसर आ रहे हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी। ठीक है, एम बी इंटू वी। चलिए, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। लास्ट क्वेश्चन है, जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल में दो अलग अलग फ्यूल सेल बताइए और उनमें कौन सा फ्यूल यूज होता है। ठीक है, ऐसे दो फ्यूल सेल बताइए जिनमें अलग अलग फ्यूल यूज होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, नहीं तो सॉल्यूशन में ढूंढो।
H2O2 बेटा मैंने मोलैरिटी ये वाला पूछा था, इसका फॉर्मूला पूछा था, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। आप मोलैरिटी का नहीं, मोलैरिटी का तो इधर ही कहीं लिखा था अभी। जल्दी से मीथेन, प्रशस्ति मीथेन एंड H2O2, और सब कहाँ है? जल्दी से आंसर बोलिए। मीथेन और H2O2, ठीक है। और किसी को नहीं आता? कर क्या रहे हो? हाँ, अच्छा अच्छा। ओ ये फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल नहीं भाई, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल नहीं 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 नहीं। ठीक है, फ्यूल सेल मैंने आपको बताए हैं, दो तीन ही बताए हैं। उसमें एक तो मीथेन फ्यूल सेल है और दूसरा आपका फ्यूल सेल है वो है H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल है, इसे एस्ट्रोनॉट अपने साथ ले जाते हैं ऊपर। ठीक है, अंतरिक्ष में ले जाते हैं, स्पेस में ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो बाय प्रोडक्ट है H2O2 का बाय प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं होता, वो वाटर ही बनता है। ठीक है, चलिए बेटा कल एंजॉय करिए, कल आराम से सोइएगा कुंभकर्ण वाली नींद, और परसों हम मिलते हैं इसी फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। क्या हो गया? चलो भाई, बाय बाय। टेस्ट कब है? टेस्ट देखते हैं, ऑफलाइन मिले अगर जल्दी से तो तुम्हारा सबसे पहले टेस्ट ही लेंगे। ठीक है, धुनाई लगाएंगे तुम्हारी बढ़िया तरीके से। जय हिंद बच्चों।